सैयद वंश के बारे में पढ़ाए थे बाबू। सैयद वंश ने कुछ खास काम नहीं किया। ध्यान से समझिए, हम आपको वंशों का क्रम बताए थे। ये दिल्ली सल्तनत, कौन सा सल्तनत, देखिए ध्यान से, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। 5 वंश में कौन कौन से वंश थे? सबसे पहले गुलाम वंश था। आपको पता है गुलाम वंश जो थे भैया, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज्यादातर शासक किसी ना किसी के क्या थे, सब गुलाम ही थे सब। दूसरा वंश आया गुलाम वंश के बाद, कौन सा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश में, खिलजी जो थी वो खिलजी वंश में मेनली एक जलालुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो बहुत मारधार किया है ससुरा। उसके बाद कौन सा था? तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक बता सकते हैं? तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, फतुहाते फिरोज शाही, इसने तो अपनी आत्मकथा तक में लिख दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखा था? अपनी आत्मकथा तक लिखा था। वो अभी साहित्यिक विकास में आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद कौन सा वंश था? सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश। आप बताइए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। लेकिन क्वेश्चन आएगा खिज्र खान किस, कहां का सूबेदार था? तो पंजाब का। इसे शासक बनने में मदद किसने किया था? तैमूर लंक ने। तैमूर लंक ने किस वंश का अंत कर दिया था? तो तैमूर लंक ने अंत कर दिया तुगलक वंश का। तैमूर लंक ने किसका अंत कर दिया? तुगलक वंश का। तैमूर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मसूद शाह के समय। समझ गए कि उसका अंत कर दिया था। नसरुद्दीन मसूद शाह के बारे में क्या कहा जाता है? इसका शासन जो था वो दिल्ली से लेकर पालम तक ही फैला हुआ था, बहुत छोटा तक सिमट गया था। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बहलोल लोदी ने टपका दिया? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बहलोल लोदी ने टपका दिया और लोदी वंश की स्थापना कर दिया? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन? मुबारक कह रहा है भाई, आंसर दीजिए। सैयद वंश का अंतिम शासक मुबारक अलाउद्दीन आलम, ठीक है। लोधी वंश। अब आप बताइए भैया, लोधी वंश का कार्यकाल कहां से कहां तक होगा? लोधी वंश था, लोधी वंश तो अंतिम वंश थे। अब इसका कार्यकाल कहां से चालू होगा? तो जहां से सैयद वंश का खत्म होगा 1451 से, जहां से खत्म होगा 1451, और बाबर ने इसको मार दिया 1526 के पानीपत के युद्ध में। अब हमको लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। इस लोधी वंश के पहले शासक जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शासक होगा, जो सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन आलम को मारा होगा, बहलोल लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी, ठीक है, सबका सही है। बहलोल लोधी, बहलोल, कौन सा? बहलोल लोधी। कौन है भैया? बहलोल लोधी। अब इसमें 2-3 चीजें आप बहलोल लोधी में ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से सिलेक्टेड पूछता है। बहलोल लोधी जो था अपनी दरबारियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। जब ये दरबार में आता था तो इसके जो अगल बगल में मंत्री वगैरह रहते थे, राजा की इज्जत के लिए खड़े हो जाते थे, तो ये भी खड़ा रहता था, कहता आप लोग बैठ जाइए। अमूमन क्या होता है, जब राजा बैठता है तो बाकी लोग बैठते हैं, ये क्या कहता था? सारे लोग बैठ जाइए। और उसके बाद यहां बैठता था। इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था बहलोली सिक्का। कौन सा सिक्का? बहलोली सिक्का, जो अकबर के काल तक में चलते रहा था। क्योंकि इसके बाद कौन सा वंश आएगा? मुगल वंश आएगा। इसके बाद का वंश का नाम क्या रहेगा? मुगल वंश। अब मुगल वंश जो रहेगा ठीक लोधी वंश के बाद आएगा। तो हम यहाँ लिख ही देते हैं कि आपके दिमाग में आइडिया रहे, मुगल वंश। अब मुगल वंश में बढ़िया सा, मुगल वंश में शुरुआत के 2 शासक कोनो काम करने से, बाबर 4 साल रहबे किया, हुमायूं को भगाइए दिया, हुमायूं को अकबर ने बनाया था। तो ये अकबर के समय तक में यह सिक्का रहा था। तो पहली बात ये क्या था भैया, ये हमेशा क्या रहता था? दरबारियों की इज्जत करता था, दरबारियों की अपने क्या करता था? रेस्पेक्ट करता था। इसके सिक्का का नाम क्या था? बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। यह सिक्का किसके शासनकाल तक चलता रहा था? तो ये अकबर के शासनकाल तक यह सिक्का चलते रहा था। इसने एक जगह आक्रमण किया था, कहां पर? जौनपुर में। जौनपुर, जौनपुर। अब बताइए जौनपुर की स्थापना किसने किया था? आपको आंसर देना होगा। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर का स्थापना सबसे ज्यादा शहर किसने बनवाए थे भाई? एमबीटी। अरे भैया फिरोज शाह तुगलक। जौना खान के लिए अपने चाचा का लड़का जो था जौना खान, उसी के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ज्यादातर शहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, 300 शहर बसवाया स्मार्ट सिटी। मोदी जी ने कितना स्मार्ट सिटी बनवाया? 100 स्मार्ट सिटी। फिरोज शाह तुगलक 300 स्मार्ट सिटी बनाया था, जिसमें ज्यादातर का नाम फौ से था, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ऐसे करके ज्यादातर थे। जिसमें एक जौनपुर था, अटाला मस्जिद जौनपुर में बड़ी फेमस है, अटाला वगैरह। तो ये जौनपुर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्योंकि उस समय जौनपुर में सरकी शासक होते थे सब। तो जौनपुर में सरकी शासक, आगे पढ़ना है, स्वतंत्र शासक सब सरकी वगैरह, तो इस सब के बारे में तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान, इसलिए इसने जौनपुर की स्थापना किया था। ये बहलोल लोदी के साथ इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बहलोल लोदी से नहीं आएगा। इस वंश का अगला जो शासक था, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योग्य शासक का नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये सबसे योग्य शासक था इस वंश का। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया? आगरा शहर की स्थापना किया था। किसने किया आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से यही क्वेश्चन पूछता है, दूसरा कुछ खास क्वेश्चन सिकंदर लोदी से नहीं पूछता। इसने थोड़ा सा कट्टरवादी विचारधारा का था। इसने गुल रुखी नामक पत्रिका लिखा था। गुल रुखी, गुल रुखी, गुल रुखी नामक लिखा। गुल रुखी। इसने महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी फीमेल थी उन्हें कहा कि मजार पे मत जाओ। देखना धार्मिक नियम ज्यादातर पुरुषों पे नहीं, महिलाओं पे लागू होता है। जितना भी धार्मिक नियम देखोगे ना, उससे जरा पुरुष पे कम, महिला पे ज्यादा लागू हो जाएगा। एक तो उधर कौन विवाद है, कौन मंदिर है केरला में? अयप्पा। कौन मंदिर है जी? लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, उसमें महिलाओं के लिए है, दिमागे से उतर गया, बहुत फेमस है। सबरीमाला, सबरीमाला, उस पर भी देखिए महिला, ई भाई साहब महिला पे रोक लगा दिया। ज्यादातर धार्मिक नियम जो है वो महिलाओं पे ही पता नहीं क्यों लागू हो जाता है। अब बेचारी से वही कंफ्यूजन में रहती होंगी सब। हमको क्या हो जाता है,
इसने महिलाओं पे रोक लगा दिया। मुहर्रम का त्योहार आने वाला है, जो ताजिया निकलता है मुहर्रम की आता है, जो उसमें क्या निकलता है ताजिया, इसने ताजिया पर रोक लगा दिया। अब कहा कि भैया ताजिया नहीं निकाल सकते हो। अब इस्लाम में ना कई तो वैरायटी होता है, फिरका जिसे बोलते हैं, उसमें एक वहाबी है, बरेलवी है, सुन्नी है, सिया है, अहले हदीस है और समानियाजी, भाई साहब बहुत ज्यादा है। ऐसा तो लोग कहते हैं कि 70 के आसपास है ऐसे करके, हमको उसमें पूरा जानकारी नहीं कितना है। बट जो मुहर्रम का त्योहार होता है उसमें जो सिया लोग जो मुहर्रम मनाते हैं उसमें देखेंगे वो ऐसे ऐसे लेके कुछ ज्यादा पूरा खूने खून हो जाते हैं ताजिया वगैरह में। इसने ताजिया पर बैन लगा दिया था। अभी इस बार उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने कोई ऑर्डर दिया है, उसको लेकर थोड़ा सा बवाल चल रहा है कि भैया इस साल सावन का कांवड़ यात्रा भी रोका गया और सावन में मुहर्रम पड़ रहा है तो मुहर्रम की भी जुलूस को रोका जाएगा। तो वो कोरोना को लेकर इस बार जो गाइडलाइन नहीं है उसके लिए, लेकिन सिकंदर लोधी ने जो लगाया था उसने कोई कोरोना की गाइडलाइन को लिए नहीं लगाया था, उसने सीधा थोप दिया कि भैया ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। ताजिया वगैरह पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। इसने एक अलग से पैमाना निकाला था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी क्या था भाई, एक अलग पैमाना था जो लंबाई उम्बाई को नापने के लिए किया गया था। समझा गया, कौन सा युद्ध, कौन सा पैमाना, गजे सिकंदरी, तो सिकंदर के लिए प्रयोग किया गया था। इसने महिलाओं को क्या लगा दिया, फीमेल वगैरह को मजार पर जाने से ताजिया पर रोक लगा दिया। आगरा शहर की स्थापना किया। ये गुलरुखी याद रखिएगा, गुलरुखी नामक पत्रिका किसकी है, तो गुलरुखी नामक पत्रिका सिकंदर लोधी की है। गुलरुखी नामक पत्रिका सिकंदर लोधी की। आगे बढ़े, यही इस वंश का सबसे महान शासक था, यही इस वंश का सबसे महान शासक। आगे का पीडीएफ नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है, आगे का पीडीएफ नहीं, आज खत्म हो जाएगा जो जहां तक पीडीएफ है। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में सबको पता है। इस वंश का अंतिम शासक बताइए कौन था, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। महालोल था ससुरा इब्राहिम लोधी। पूरे दिल्ली सल्तनत में, इस पूरे दिल्ली सल्तनत में, यहां से यहां तक दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो युद्ध के मैदान में जाके मराया हो, लेकिन यह ससुरा युद्ध के मैदान में जाके मरा गया, इब्राहिम लोधी। रीजन क्या है कि इसने वही गलती की जो धनानंद ने किया था। इससे इसकी जनता उभी हुई थी, उतना लगाव नहीं था, और इसके खुद के सगे संबंधी भी इससे रूठे हुए थे। इसको राणा सांगा ने हरा दिया था। राजस्थान के शासक थे एक राणा सांगा, राजस्थान में बड़ी शासक हुए लोग, यही तो भारत की कमजोरी हो गई यार। एक छोटे छोटे एरिया पे शासक, चित्तौड़गढ़ के शासक, मेवाड़ के शासक, उदयपुर के शासक, मालवा के शासक, पंजाब के शासक। सोचा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई कि छोटे छोटे शासक इतना हुए कि बड़े लोगों का क्या हो गया भाई, मतलब मौका मिल जाता था फायदा उठाने के लिए, दूसरे को युद्ध करने के लिए। तो इब्राहिम लोधी जो था, इसने इस वंश का लास्ट शासक था। इसने खतौली के युद्ध में राणा सांगा से इसका युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ। राणा सांगा ने इसे पराजित कर दिया था, लेकिन फिर भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, आपसी बैर वगैरह चल ही रहा था। राणा सांगा वगैरह जो था, विजयनगर इसके बाद आएगा, विजयनगर का बहुत इसके बाद आएगा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुआ, राणा सांगा के बीच। जीता तो राणा सांगा ही थे, लेकिन इब्राहिम लोधी हारा था। लेकिन इस सब के बीच में एक टसल चल रही थी कि हम इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा दें। तो इसके खुद के रिश्तेदार चाचा थे, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और खुद राणा सांगा। ये तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने स्पेशल नियंत्रण भेजा था किसके पास, बाबर के पास, कि आइए और इब्राहिम लोधी को मारिए और मार के चल जाइए, जितना पैसा मिल रहा है और सारा शासन हम लोग करेंगे। बाबरा पागल था, बाबरा पागल तो था नहीं, बाबर को बुला के लाया ये लोग। तो इनको किसने बुलाया बताइए भाई, बाबर को। इसी के रिश्तेदार कौन थे, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा। ये भी कम नहीं थे राणा सांगा, इनको क्या जरूरत थी बाबर को निमंत्रण में भाग लेने की। ये मेनली यही दो गए थे सब, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो इतना ये जितने थे सब, इन लोगों ने किसको बुला के लाया, सब बाबर को। किसको बुला के लाया, सब बाबर को। अब बाबर आया तो किसको मार दिया, इब्राहिम लोधी को। और बाबर आकर इब्राहिम लोधी को मार दिया था। इब्राहिम लोधी को बाबर जो मारा, ये बाबर की कहानी ये पढ़ेंगे कि किस तरह से मारा था, तुगलमा नीति के तहत। किसमें, तुगलमा नीति जो होती है, ऐसे चंद्रकार आकृति होती है, इस तरह से इसी में सेना को घेर लिया जाता है। बहुत बड़े आकृति में से सेना को घेर लिया जाता है, बीच में सेना फंस गई तो तोपों से अंदर पे क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तोप से हमला किया गया। तो भारत में तोप का प्रयोग कर दिया कौन, बाबर। तोप लेके चला गया कौन सा, बाबर। हाथी के ऊपर रख के तोपों को ले जाता था। अब तोप इतने खतरनाक होते थे, अब आप कहेंगे सर तोप इतना खतरनाक कैसे होता था? तो तोप में दो समस्या थी। एक ससुरा, वो डायरेक्ट लगे या ना लगे, लगने के बाद जब फटता था तो कई आदमी को। अब बंदूक और तीर में क्या है कि एक आदमी को मारेंगे तो एक आदमी डिस्टर्ब होगा। और तोप में क्या है, निशाना चूक भी गया तो अगल बगल भीड़ के लिए एक नंबर तहस नहस। और तोप की जो गर्जन की आवाज निकलती थी भाम से ना, तो हाथी घोड़ा सब डर जाते थे, सब उल्टा भाग जाता था। हाथी सब, हाथी अगर उल्टा भाग गया कचर के रख देता था। तो बाबर के जीतने की सबसे बड़ी कारण थी उसकी तोपों का होना। और इब्राहिम लोधी इतना बड़ा लोल था कि बाबर इससे लड़ने चला आया पानीपत के मैदान में, और अभी इसकी तैयारी पूरी नहीं थी। तो पानीपत के युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, और बाबर ने तहस नहस कर दिया इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी को मारने के बाद बाबर कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। तो आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी कराए वापस जाओ, कहा रे लोल कहीं का, नहीं जाएंगे वापस। तो ये जितने थे आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी या लोधी वंश, ये मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान भी उस समय भारत में ही होता था,
तो हेदे अलग हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। तो अफगान के रहने वाले थे, इसलिए बाबर की दुश्मनी किससे हो गई? अफगानों से हो गई। भले उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसके बाद इसकी दुश्मनी राणा सांगा से हो गई। राणा सांगा ने कहा कि तुम यहाँ से वापस जाओ। बाबर ने कहा कि ससुराल ने हमारा घर द्वार सब लुटा गया है, हमारी मजबूरी है, हमको यहाँ रहना है। इसलिए बाबर ने सबको साफ कर दिया। ये यहाँ के लोगों की गलती साबित हुई और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा और लोदी वंश का अंत कर दिया। और लोदी वंश के स्थान पर किसकी स्थापना हो गई? मुगल वंश की स्थापना होगी। आ गया? आगे बढ़े सर। सीबीएसई वालों का रिजल्ट आया है वगैरह। अरे छोड़ो यार, सीबीएसई वालों का रिजल्ट आने दो। यहां समझो ना ध्यान से, लोधी वंश। अब इसमें देखिए दो चीज, अगर हम मुगल वंश पे चले जाएंगे, अगर हम डायरेक्ट मुगल वंश को पढ़ने लगेंगे तो समस्या ये हो जाएगी मुगल वंश के पढ़ते वक्त कि जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे तो इसमें था मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य अलग हुए थे, याद कीजिए। एक का नाम था बहमनी, एक का क्या नाम था? बहमनी। और दूसरे का नाम क्या था? विजयनगर। विजयनगर। अब आप बताइए भाई, अगर हम बहमनी विजयनगर इसी में समझा देते तो ये लिंक टूट जाता। और अगर अभी क्या करेंगे, लोधी के बाद अगर मुगल चालू कर देंगे तो मुगलों ने बड़ी ज्यादा काम किया है, इन लोगों को पढ़ाने में बड़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर है ना अभी हम ये देख लेते हैं, मुगल को साइड करते हैं कि भैया मुगल को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस समय देख लेते हैं कि कौन कौन सा शासन व्यवस्था कैसी थी, इसको निपटा के हम ये विजयनगर और बहमनी पढ़ लेंगे और उसके बाद से हम क्या पढ़ लेंगे? बाबर झाबर के बारे में पढ़ लेंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं, सैनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। किसके? दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी साहित्यिक व्यवस्था थी, कौन कौन से संगीत थे, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये सब के बारे में। और ये आपका आखिरी शायद पीडीएफ होगा, इसके बाद आप में पीडीएफ ही नहीं है। इसके बाद पीडीएफ है, इसके बाद आपका पीडीएफ खत्म हो जाएगा, पीडीएफ खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था। चलिए सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पहला है सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था देखिए, हमारे देश सांस्कृतिक व्यवस्था उसे कहते हैं कि लोगों के रहने और आने का आचरण कैसा है, उसे हम लोग कहेंगे सांस्कृतिक व्यवस्था के नाम से। जैसे भारत में देखिएगा, कोई किसी धर्म का हो, बड़ा हो छोटा, जल्दी जाए मिलेगा तो इसे हाथ जोड़ लेगा, इसे ज्यादातर में यही व्यवस्था देखने को मिलती है, नहीं तो इसे सलाम वलाम करेगा, गुड मॉर्निंग वगैरह। तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये कहाँ की व्यवस्था? ये वेस्टर्न कल्चर। कहाँ की है? वेस्टर्न कल्चर। हमारे यहाँ की इंडियन कल्चर है थोड़ा सा नमस्ते प्रणाम हैन तेन, बड़ी सब अलग अलग कल्चर होता है। तो इस वक्त का जो सांस्कृतिक जीवन था, तो इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि भले दिल्ली सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत में जो शासन हुआ लगभग 500 साल तक, 400 साल तक इन लोगों ने शासन किया। इन 400 सालों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1200 कितने से हुई थी? 1526 में तो बाबर ने मार दिया पानीपत के युद्ध में। स्टार्ट कब से हुआ था बताइए? गुलाम वंश कब से कब तक चला था? या गुलाम वंश कब से कब तक था? दिल्ली सल्तनत कब से चलेगा? 1200? अरे यार कुछ तो बोलो यार, नहीं बोलेगा सच नहीं। 1206 से लेकर 1526 के बीच में इतने लोगों ने शासन किया है। इतने लोगों ने क्या किया है? शासन किया है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। 1414 से 1451 तक रहा है। 1451 से 1526 तक ये रहा है। मतलब इस दौरान ज्यादातर मतलब टोटल शासक मुस्लिम थे, लेकिन अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। इसलिए इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि ये पूर्ण रूप से इस्लामिक कल्चर ये नहीं था। तो क्या आप दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से इस्लामिक कल्चर मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिकांश क्या थी? हिंदू थी। तो पहला सांस्कृतिक में क्या हो जाएगा भैया कि यहाँ की जनसंख्या कहाँ गया भाई? हाँ, तो दिल्ली सल्तनत की साहित्य में जीवन में शासक अगर देखते हैं, शासक तो ये क्या थे? मुस्लिम शासक थे। और अगर इन शासकों को देखेंगे तो ये ज्यादातर शासक कहाँ के थे? तुर्क थे। आप खुद देखिए ना, इल्तुतमिश के समय तुर्क सरदारों का पूरा वही बन गया। लेकिन जो जनता थी, जनता ये कैसी थी? ज्यादातर जनता जो थी हिंदू थी। हालांकि यहाँ पे जैन बौद्ध सब रहते थे, ज्यादातर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे, क्या यह शुद्ध इस्लामिक था? नहीं था, शुद्ध इस्लामिक नहीं था। शुद्ध इस्लामिक में अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान चल रहा है। शुद्ध इस्लामिक में बड़ी अभी उठा पटक चल रहा है वहां पे। तो ये इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था में थी। इसमें टैक्स वगैरह जो थे वो भी इस्लामिक पद्धति के हिसाब से ही लिए जाते थे, लेकिन पूरी तरह से वो लोग भी सफल नहीं हो पाए लोग। आप बताइए, जजिया कोई राजस्व का टैक्स था या धार्मिक टैक्स था? तो जजिया एक धार्मिक टैक्स था, अतः आप इसे पूर्ण राजस्व का दर्जा नहीं दे सकते। खराज खुम्स ये लूट के धन का था, इसे भी आप टैक्स के पूर्ण रूप से टैक्स का पैसा नहीं मान सकते थे। इस समय मुख्य रूप से टैक्स जो राजस्व था यानी रेवेन्यू, आपसे कहेगा दिल्ली सल्तनत में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत जो था टैक्स था। और ये टैक्स किस चीज पर लगाया जाता था? कृषि पर लगाया जाता था। जो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग वक्त में टैक्स को लिया था। इस समय टैक्स लेने वाले को इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तादार। और वेतन के बदले उसे भूमि दी जाती थी, जिसे इक्ता भूमि के नाम से जाना जाता था। इस समय वेतन के बदले क्या दिया जाता था? जमीन, भूमि दी जाती थी। हालांकि इसे खत्म किसने किया था? इक्ता व्यवस्था को खत्म किसने किया था? आप बताइए, इक्ता व्यवस्था को खत्म किसने किया? फटाफट बताइए, इक्ता व्यवस्था समाप्त करने वाला शासक। अकबर क्या बात करता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता व्यवस्था को खत्म, देखो इक्ता व्यवस्था लागू कौन किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया फिरोज शाह तुगलक। ध्यान से देखिए, इसने चालू किया इक्ता,
इसने चालू किया वेतन, लेकिन यह वेतन ईयरली देता था। इसने चालू किया भी वेतन, लेकिन यह वेतन कैसा देता था? मंथली देता था। कैसा देता था? मंथली देता था, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा दास थे। सर्वाधिक दास किसके पास थे? सर्वाधिक दास बताइए किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के पास थी। सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के पास थी। इस समय का सबसे प्रमुख सिक्का बता सकते हैं कौन था? बहलोली सिक्का तो उतना नहीं चला। इस समय के दो प्रमुख सिक्के बताइए। एक था टाका, एक था जीतल। जीतल, आप बताइए इन दोनों सिक्कों को चालू किसने किया था? टाका तथा जीतल को चालू किसने किया था? फटाफट बताएंगे। ये टाका जीतल को चालू अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पीठ वो करेंगे, इल्तुतमिश ने किया था। वेरी गुड, इल्तुतमिश ने। किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने चालू किया था। सिक्के किसने चालू किया था? इल्तुतमिश। क्या इस समय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का मेन स्रोत उद्योग था, सिंधु सभ्यता की तरह व्यापार था, या फिर कृषि थी? क्या था भैया? कृषि थी। इकोनॉमी का मेन स्रोत कृषि था। तो यह सांस्कृतिक राजस्व जीवन आप देखें इसका। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सबसे छोटी थी खेती के लिए तो ग्रामीण की थी, गांव के प्रधान की, और सबसे बड़ा टैक्स वसूलने वाला अधिकारी इक्तादार होता था। इक्तादार टैक्स लेके आता था, बदले में इसे भी कुछ जमीन दी जाती थी इक्तादार वगैरह को। इसमें अब थोड़ा सा इस दिल्ली सल्तनत के काल का हम लोग थोड़ा सा साहित्यिक यानी बिल्डिंग स्थापत्य कला को देख लेते हैं, बिल्डिंग वगैरह को। साहित्य जीवन भी देखेंगे, फिर स्थापत्य कला को देखेंगे। दूसरा देखते हैं स्थापत्य कला। क्या हो गया भाई? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तुकला, या इसे भवन कहते हैं, भवन। बताइए, दिल्ली सल्तनत के आने से गुंबद नुमा आकृति बनने लगी। गुंबद गुंबद वगैरह चालू हुआ था। मकबरा निर्माण चालू हुआ। मकबरा मकबरा और ये अष्टभुजी मकबरा होता था। अष्टभुजी, 8 कोण वाले मकबरा खूब सुंदर बनाता था। कितने लोग बता सकते हैं शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बनवाया था? मकबरा ठीक लिखा है जी, गुंबद बना था। ऊपर नहीं देखते मस्जिद वगैरह कैसे गुंबद बन जाता है? इस्लामिक पद्धति का मकबरा किसने बनवाया था? नहीं बताएगा लोग तो दिक्कत होगा। मकबरा को सबसे पहले शुद्ध इस्लामिक पद्धति से किसने बनवाया था? हाँ, पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। बलबन ने बनाया शुद्ध डिजाइन का। बलबन ने बनाया शुद्ध डिजाइन का। इसके वक्त में मेहराब भी बनना चालू हुआ। मेहराब मेहराब बनना चालू हुआ, घोड़े के नाल के समान। आप देखेंगे ऐसे कोई सरकारी स्कूल मदरसा वगैरह टाइप का देखेंगे तो उसमें इस टाइप का इसे खूब ज्यादा बना रहेगा। जो खिड़की वगैरह रहेगी उसमें इस टाइप का खूब ज्यादा देखेंगे आप। दरवाजा वगैरह में भी देखेंगे तो ऐसा, अभी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से दरवाजा ऐसे बनता है, और उन लोग में दरवाजा देखेंगे थोड़ा सा दरवाजों में ताखा टाइप का कुछ बना देगा। इस सब टाइप का पद्धति का शुरुआत किसके शासनकाल में हो गए थे भैया? दिल्ली सल्तनत के काल में ये सारी चीजों का प्रारंभ हुआ था यहाँ पर। इस काल में संगीत और इस सब को अगर देखेंगे तो संगीत का तो ज्यादातर लोगों ने इस्लाम में उतना जगह नहीं दिया गया संगीत के लिए। कहा गया सोचा संगीत कौन सी सुनता है। संगीत वगैरह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संगीत, हालांकि संगीत का ज्यादातर इस्लाम में सूफी परंपराओं को पढ़ाएंगे तो सूफी संतों ने संगीत को ज्यादा महत्व दिया है। इस समय संगीत या फिर इस सब चीज का ज्यादा प्रचलन नहीं था। वो मुगल काल में थोड़ा सा शेरो शायरी साहित्य संगीत वगैरह का प्रचलन थोड़ा सा बढ़ गया था, नहीं तो इसमें कुछ खास पड़ा नहीं था संगीत साहित्य वगैरह में। इस समय में अगर आप देखेंगे सांगीतिक साहित्य के बारे में तो इस दिल्ली सल्तनत की भाषा अगर कहेगा तो आपसे भाषा में अक्सर सवाल पूछेगा, कहेगा गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। सिंधु सभ्यता की भाषा पता ही नहीं चला सोच रहा भाषा कौन सी थी। बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय की भाषा कौन सी थी? तो महात्मा बुद्ध पाली भाषा बोलते थे। और उसके बाद अगर आपसे कह देते जैन धर्म की भाषा, तो जैन धर्म की अर्धमागधी प्रकृत भाषा जो थी वो बहुत टफ थी। तो इस समय की संगीत या सांगीतिक साहित्य जो देखेंगे तो जितने भी सांगीतिक साहित्य लिखे गए हैं आप बता सकते हैं किस भाषा में। उर्दू अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। मुगल काल में उर्दू और फारसी दोनों था। मुगल काल में उर्दू और फारसी दोनों था। इनके काल में ज्यादातर भाषा जो थी वो किसकी थी? फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। इनके काल में ज्यादातर भाषा कौन सी भाषा बोली जाती थी? फारसी। ये अरबी टाइप का मिलती है। फारसी भाषा किस देश की है बता सकते हैं? फारसी भाषा किस देश की है? उर्दू उर्दू मुगल काल में आया था। फारस की है। फारस का अभी का नाम क्या है? ईरान। फारस का अभी का नाम है ईरान। फारस की थी, वेरी गुड। अभी उसका नाम क्या है? ईरान। ईरान के नीचे की खाई कौन सी है? ईरान के नीचे की खाई फारस की खाई है। इस समय सबसे प्रमुख साहित्यकार थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो
अमीर खुसरो, इस अमीर खुसरो से कई सवाल पूछते हैं भाई साहब। दिल्ली सल्तनत के में कई सवाल पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से। पहला कि भैया ये इनका बहुत राजाओं के दरबार में रहे, ये बलबन से शुरू करके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक ये रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही गहराई से देखा है, क्योंकि इन्होंने 7 राजाओं तक में संरक्षण प्राप्त किया है। 5 वंश में से 7 राजाओं के यहाँ इनको क्या मिला है? संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का बहुत ही बारीकी से नॉलेज है। किस राजा ने क्या किया दिल्ली सल्तनत के बारे में। इन्होंने किताब लिखा है जिसका नाम है तारीख ए दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के बारे में इनको पूरा सल्तनत के काल में बहुत ही ज्यादा गहन जानकारी है, इसलिए इन्हें तारीख ए दिल्ली लिखा है। और इनको तोताई हिंद के नाम से जानते हैं। ये किसके शिष्य थे? तो ये हम सूफी संत जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। आपको इतना तो नॉलेज पहले से होना चाहिए कि अमीर खुसरो और किस सूफी संत का मकबरा एक पास है। इन्हें तोताई हिंद कहते हैं, तोता ए हिंद। ये किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, बताइए ये निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं? निजामुद्दीन औलिया ने किन्हें कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं? निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं? अजमेर, क्या बात करते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, दिल्ली में है इनका मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी को और गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, कुछ दूर भाग गया। अफगानपुर जगह है दिल्ली से थोड़ा करीब उत्तर प्रदेश, वहां पे लकड़ी का महल गिर गया जिसमें दबा के मर गया। इन दोनों लोगों का मकबरा, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। उस जगह का ही नाम है निजामुद्दीन। स्टेशन भी है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, ट्रेन भी जाती है वहीं अगल पास में ही है। वहां पर दोनों लोग का मकबरा, दोनों लोग के मकबरे में महज 20 से 30 फीट की दूरी है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, बीच में थोड़ा सा बैठने के लिए हॉल है, और थोड़ा दूरी पे अमीर खुसरो का मकबरा है। दोनों लोगों का मकबरा एक पास है, आमने सामने, महज 30-40 फीट की दूरी होगी दोनों लोग के मकबरा में। दिल्ली में ये मकबरा है। दोनों लोग काफी मतलब जिस तरह से अर्जुन और द्रोणाचार्य में कैसे थे, कृष्ण और सुदामा कैसे थे, उसी तरह राम जी हनुमान जी कैसे थे। एक ये क्या दिखाता है? एक अथाह स्नेह को दर्शाता है, समझा गया? तो वैसे आप जहां निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो एक साथ थे, मतलब बहुत ही परम शिष्य और गुरु का इन लोग में रिलेशन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निजामुद्दीन अमीर खुसरो जो थे काफी ज्यादा संगीत में, इन्होंने तबला होता है, सितार, ये सब का इन्हें खोजकर्ता कहा जाता है। तबला, सितार, इसका जनक किसे माना जाता है? अलाउद्दीन अमीर खुसरो को, तबला और सितार को। अब आपसे एक सवाल पूछता है, किस सांगीतिक यंत्र को यो कह रहा कि सर आपका एप्लीकेशन आईफोन में काम नहीं करता है, सीबीएसई वाला आईफोन रखेला रहता है भाई, एप्लीकेशन इज नॉट फॉर आईफोन। सर एप्लीकेशन अपडेट में स्पीड है। हाँ, एप्लीकेशन अपडेट जो जिनका अपडेट हो जाएगा स्पीड आ गया होगा। आज अपडेट देगा कि कल दे दिया होगा? हाँ? कल के बाद आएगा। नेक्स्ट अभी आपका आजकल में एक अपडेट आएगा, उसी में स्पीड सब आएगा। समझिए ध्यान से, किस संगीत को मतलब जो बनाया जाता है वाद्य यंत्र को पूर्ण रूप से हिंदू संगीत यंत्र में उसको देखा गया है। तो वीणा को आप देखिएगा, सरस्वती माँ को वीणा वादिनी कहा जाता है, क्योंकि जहां भी सरस्वती जी का फोटो देखिएगा ना, वो वीणा लेके बैठे रहती है। आप वीणा वादिनी कहिए, उनका सवारी अब देखिए कहीं पे भी रहेंगे वो, आप देखेंगे ऐसा होगा नहीं कि सरस्वती जी का फोटो रहे और वीणा ना रहे साथ में। उनका सबसे पसंदीदा यंत्र क्या था? वीणा। अब दुर्गा जी का वीणा थोड़ी तो राक्षसे को मार उड़, दुर्गा जी और काली जी शक्ति का प्रतीक है, स्पेशली काली जी तो, बट सरस्वती जी थोड़ा सा शांत, मतलब शिक्षा वगैरह, शांति से रहो, ये सब का वहां पे। तो उनका वीणा है। लेकिन सितार एक ऐसा होता है, सितार इसे हिंदू मुस्लिम दोनों का माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है ना, किसे मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों का संयोगी यंत्र माना जाता है? तो सितार को। हिंदू मुस्लिम दोनों जगह में जो सूफी विचारधारा जो है उसमें संगीत अलाउ है, वो संगीत में होकर भगवान की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। सूफी संत में भारत में सबसे बड़े सूफी संत जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, वहां जाएंगे तो वहां संगीत होगा, तबला लेंगे लोग, वो एगो नहीं ऐसे क्या बजाया जाता है, इसे लेकर दुका बोला जाता है, ऐसे बजाते रहते लोग, वहाँ गीत गाते रहेंगे। ये तो ऐसे ख्वाजा साहब का अलग अलग टाइप का गीत, तो वहाँ सितार जो रहेगा वो हिंदू मुस्लिम दोनों के तौर पे होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। शुद्ध वीणा तो भाई साहब वीणा वादिनी सरस्वती जी। तो ये थे आपके संगीतिक साहित्य जीवन दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहा था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। 1206 से 1526 ईस्वी तक। अगर आप इसे 1200 मानते हैं तो 12 3 कितना हो जाए? 15 साल, लगभग 3 से 3 350 साल इन लोगों ने क्या किया था? शासन किया था। इन 300 साल तक ये शासन किए। उसके बाद से यहाँ अगला 200 साल तक, अगला लगभग 200 साल तक, वही 200 से 250 साल तक किसने शासन किया? मुगलों ने शासन किया था। उसके बाद अगला 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद अगले 50-70 साल तक नेताओं ने शासन किया। वो उसको कर जाएगा, ये इसको कर जाएगा, दोनों लूटेगा सब। एक तो नाग रहेगा तो एक अजगर रहेगा, एगो काटेगा तो छटपटाएंगे, एगो काटेगा तो सीधे घोट जाएगा। तो अभी हम लोग को कौन लूट रहा है? नेतागण। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज मारते हैं। गुलाम वंश जो था कब से था भैया? 1206 से लेकर 1290 तक। ये तो यहाँ तक था। गुलाम वंश में सबसे खतरनाक शासक कौन रहा था? बलबन। गुलाम वंश में सबसे खतरनाक शासक बलबन था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। खिलजी वंश में सबसे खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, ठीक ठाक था। सैयद वंश में सब लोग थे, लोधी वंश में इब्राहिम लोधी थे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब इसके बाद आगे
आगे का क्लास आप कल करेंगे, पीडीएफ वगैरह भी अब देना पड़ेगा। कल आपको हम दिल्ली सल्तनत के आगे यहाँ नहीं बताएंगे, याद रखिए। अगर हम इसके बाद गलती से भी मुगल वंश पढ़ा दिए, हालांकि पढ़ाना चाहिए कौन सा वंश, मुगल वंश, कौन सा वंश, मुगल वंश, तो अगर गलती से भी मुगल वंश पढ़ाएंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बहमनी टूटा, जो विजयनगर टूटा, ये छूट जाएगा। बहमनी टूटा, विजयनगर टूटा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, समझ में गया। अब इसमें तो बहमनी साम्राज्य में भी कई टूटा, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, ये सब यहाँ से टूटे सब, इस सबको। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे बहमनी, अब बहमनी के बाद परसों पढ़ाएंगे विजयनगर, और उसके बाद से विजयनगर के बाद थोड़ा बड़ा और टॉपिक है, फिर आएंगे हम मुगल वंश पे। मुगल में बाबर आएगा, हुमायूं आएगा। बाबर हुमायूं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में बाबर खत्म, एक दिन में हुमायूं खत्म। लेकिन भाई साहब अकबर आएगा, बड़ी बड़ी पढ़ना पड़ेगा अकबर में। जहांगीर आएगा, खूब अय्याशी करेगा, वो फोटो बनाएगा, जो लड़की को देखेगा पटा लेगा वो बहुत बड़का अय्याश था वो अपने समय का। चलिए आगे के लिए इतना, आज इतना ही, आगे